नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पेंगोंग से चीन की सेना लौट गई है। यही नहीं, कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की मैराथन बैठक के बाद चीन ने एलएसी के दूसरे अग्रिम मोर्चों से टकराव खत्म करने पर भी सहमति जताई है। लेकिन गलवान में चीनी सैनिकों की मौत पर अपने इकबालिया बयान के बाद शी जिनपिंग अपने ही देश में घिर गए हैं। चीन के कई पत्रकार और ब्लॉगर सरकार पर सवाल की बौछार कर रहे हैं। बौखलाए शी जिनपिंग ने इन जैसे तमाम लोगों को कैद करना शुरू किया है। साम्यवाद का नारा बुलंद करने वाली चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने ही लोगों की आवाज दबा रही है। दरअसल गलवान में हुई खूनी झड़प पर चीन के इकबालिया बयान के बाद वहां के लोग सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि मारे गए सैनिकों के बारे में बताना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था। चीन की सरकार मारे गए सैनिकों के बारे में 8 महीने बाद क्यों बोली, और चीन की सरकार ने जो आंकड़ा दिया क्या वो सही है? आपको बता दें कि चीन सरकार से ये सवाल पूछने वालों में 2 पत्रकार भी शामिल थे जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि इन पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है, क्योंकि चीन की सरकार ने इन लोगों पर सेना के अपमान का आरोप लगाया है। सच से पर्दा उठते ही बौखलाए शी जिनपिंग। अपने ही नागरिकों को जेल में डालता चीन। चीन पर दबाव है, घर में बहुत तनाव है। में आक्रोश की आग धधकने लगी है। शी जिनपिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल मारने लगा है। चीन की सरकार और सेना के झूठे दावों पर लोग खुलकर बात करने लगे। तो जब से चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों का अर्ध सत्य कबूल किया है, तब से माहौल और ज्यादा गर्माता जा रहा है। भले ही बीजिंग की सड़कों पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर चीन की कम्युनिस्ट सरकार की मुखालफत शुरू हो गई है। चीन भले ही अपने आप को आज़ाद मुल्क बताता हो, लेकिन अधिकारों के मामले में उसके नागरिकों की हालत गुलाम की ही तरह है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और वहां की सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह माना जाता है। और इसका एक नमूना फिर देखने को मिला है जब गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों को लेकर 3 ब्लॉगर ने सवाल उठाए तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। चीन ने अपने ही नागरिकों के सवालों, चीन ने अपने ही नागरिकों की आशंकाओं को दमन से कुचलने की कोशिश की। शी जिनपिंग ने गलवान में हुए खूनी संघर्ष के अर्ध सत्य पर उठाई जा रही उंगलियों को काटने की कोशिश की है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन शी जिनपिंग की सरकार ने अपने ही लोगों को सरकार से सवाल पूछने पर जेल में डाल दिया। इनसाइड स्टोरी ये है कि चीन की सरकार ने 3 ब्लॉगर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों ब्लॉगर में से एक चीन के खोजी पत्रकार भी हैं। इन तीनों ब्लॉगर ने गलवान में हुई खूनी झड़प में मारे गए सैनिकों की संख्या पर सवाल उठाए थे। ये तीनों ब्लॉगर चीन की कम्युनिस्ट सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि उसे गलवान का सच कबूल करने में 8 महीने क्यों लग गए। पहले दुनिया के तमाम देशों ने चीन की खामोशी पर सवाल उठाते हुए गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या बताई। अमेरिका ने कहा कि गलवान में झड़प के दौरान चीन के 35 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस ने कहा कि चीन के 45 सैनिक इस खूनी संघर्ष की बलि चढ़ गए, लेकिन चीन की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। फिर अचानक चीन ने ऐलान किया कि गलवान में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। तो बस यहीं से चीन के भीतर से ही आवाजें उठने लगी। शी जिनपिंग पर सवालों की बौछार होने लगी। लोग पूछने लगे कि चीन को सच कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगा। गलवान में मारे गए सैनिकों की असल संख्या क्या है? अगर 4 सैनिक मारे गए तो बाकी के 41 कहां गए? मारे गए सैनिकों का सही आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है? ग्लोबल टाइम्स ने उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उनकी जो एजेंसी है ये, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनकी 4 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। उसमें 2 अफसर हैं और 2 और उनके अदर रैंक्स हैं।
तो एटलीस्ट इन्होंने उसको पार्शली माना है। और ये भी कैसे माना है, क्योंकि कुछ चीन के जो ब्लॉगर्स हैं जो ये सोशल मीडिया पे लिखते हैं, उन्होंने इसको चाइना का क्वेश्चन किया है कि इनकी इतना बड़ा संघर्ष हुआ था और दुनिया में सब जगह में ये है कि इनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। गौर से देखिए इस शख्स को। ये चीन के खोजी पत्रकार क्यू जिमिंग हैं। ये उन्हीं 3 ब्लॉगर में शामिल हैं जिन्हें शी जिनपिंग ने गलवान का सच पूछने पर जेल में डाल दिया। क्यू जिमिंग ने सवाल किया था कि चीन सरकार को झड़प में मारे गए सैनिकों की संख्या को स्वीकार करने में 8 महीने से ज्यादा का वक्त क्यों लगा, जबकि भारतीय पक्ष ने घटना के तुरंत बाद ही अपने शहीद हुए सैनिकों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी और उनकी संख्या भी बताई। खोजी पत्रकार क्यू जिमिंग ने गलवान के खूनी संघर्ष में मारे गए जवानों की संख्या पर भी सवाल उठाए, लेकिन शी जिनपिंग को उनके सवाल रास नहीं आए। लिहाजा क्यू जिमिंग को काल कोठरी में डाल दिया गया। चीन से आ रही खबरों के मुताबिक बीजिंग में गलवान में हुई झड़प पर सवाल उठाने की वजह से एक और पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। इस पर आरोप है कि इसने मारे गए सैनिकों का अपमान किया है। दूसरी ओर पीएलए के जवानों को अपमानित करने वाले एक पोस्ट को लेकर एक तीसरे व्यक्ति को सिचुआन में गिरफ्तार किया गया है। चीन भले ही अपने ही लोगों को जेल में डालकर सच छिपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि भारत और अमेरिका का दबाव ही था जिसने चीन को पूरा सच ना सही लेकिन अर्ध सत्य कबूल करने पर मजबूर जरूर कर दिया। दुनिया के दूतावास चाइना में, बीजिंग में और अन्य कॉन्सुलेट ऑफिसेस में उपस्थित हैं। इन तरीकों से सच्चाई रिस के चाइना के अंदर फैल तो रही है, अलबत्ता बहुत थोड़ी और बहुत धीरे। इसीलिए अब 8-9 महीने बाद इस सच्चाई को नकारने का प्रयास है ये चाइना का यह विलंबित अर्ध सत्य बयान, जिसमें प्रोपेगेंडा का भारी तड़का लगा है। अपने एक भाषण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एकता, विकास और मजबूती के साथ समाजवाद का नारा दिया था, लेकिन सच तो यह है कि चीन में समाजवाद एक मिथक है और राजशाही वो सच जिस पर पर्दा डालने की कोशिश होती रही है। चीन में सेंसरशिप की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। अपने ही लोगों पर पाबंदियां लगाना आम हो चुका है, लेकिन भारत चीन का सच पूरी दुनिया को बता रहा है। भारत अपनी कूटनीति से चीन का पर्दाफाश कर रहा है। विकास और क्षेत्रीय एकता की ढपली बजाने वाले चीन का असली चेहरा बेनकाब कर रहा है, जिससे अब चीन के लोग भी सहमत होने लगे हैं। वो भी अपनी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाने लगे हैं। भारत के प्रयासों में बदलाव, सराहनीय बदलाव 2017 डोकलाम वारदात की प्रतिक्रिया के साथ प्रारंभ हुआ था। इस प्रयास के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। अपनी वाणी बिल्कुल संतुलित और नियंत्रित रखें। नंबर 2, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जो कि अब 2020 से होल ऑफ कंट्री अप्रोच में सराहनीय तरीके से तब्दील हुआ है। अभी तो गलवान पर चीन के कबूलनामे पर हंगामा बरपा है। शी जिनपिंग के लिए आगे इससे भी बड़ी मुसीबतें मुंह बाए खड़ी हैं। भारत से दुश्मनी और अमेरिका से प्रतिद्वंदिता चीन को भारी, बहुत भारी पड़ने वाली है। और विस्तारवाद की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई है। लिहाजा चीन की सरकार अमेरिका से गुहार लगा रही है। चीन की सरकार जो बाइडेन से उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की अपील कर रही है। दरअसल चीन पर ट्रंप प्रशासन ने साल 2017 में तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसमें व्यापारिक प्रतिबंधों से लेकर शैक्षणिक कार्यक्रमों से जुड़े प्रतिबंध भी शामिल थे। उस वक्त चीन ने अमेरिका की निंदा भी की थी, लेकिन बाइडेन के आने के बाद चीन अब इन प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहता है, जबकि अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि चीन को ढील देना कितना हानिकारक हो सकता है। यही वजह है कि भारत और दूसरे ताकतवर देशों के साथ मिलकर अमेरिका चीन को घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो चीन की हेकड़ी निकालने के साथ उसे पूरी तरह घुटनों पर ला देगा। अमेरिका से चीन ने लगाई गुहार।
पुकार, बख्श दो सरकार। चीन के कारोबार पर प्रतिबंधों की मार। ताकत के नशे में चूर चीन घुटनों पर आ गया है। वक्त की नजाकत को भांपते हुए ही सही, लेकिन चीन की हेकड़ी कुछ कम जरूर हुई है। चीन भारत की बात मानकर अपने कदम पीछे खींच चुका है। चीन पैंगोंग के बाद दूसरे इलाकों में भी तनाव कम करने के लिए संवाद कर रहा है। तो अब चीन की सरकार अमेरिका से भी गुहार लगा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कल तक अपने बाजार और अपने कारोबार पर इतराने वाला चीन अमेरिकी प्रतिबंधों से इस कदर परेशान हो चुका है कि अब वो बख्श देने की गुहार लगा रहा है। ट्रेड वॉर पर हठयोग करने वाला चीन अब अमेरिका से रिश्ते सुधारने की वकालत कर रहा है। 中美建交以来，中方一直尊重美国人民的自主选择，乐见美国保持良好发展势头。我们从不干涉美国的内政，我们无意挑战或取代美国。我们愿意美国和平共处、共同发展。同样，我们希望美方也能够尊重中国的核心利益、民族尊严和发展权。 चीन के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारत के साथ साथ चीन अमेरिका से संबंध सुधारना चाहता है। चीन अमेरिका की जगह नहीं लेना चाहता, लेकिन सवाल ये कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ कैसे। तो आपको बता दें कि इसके पीछे है ट्रेड वॉर के बाद चीन पर अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध और उनका असर। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका ने 2017 में चीन से आयात होने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा दिया था। चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों और शैक्षणिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमेरिका ने ताइवान के साथ सैन्य और राजनयिक संबंधों को भी बढ़ाया, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है। अमेरिका ने शिनजियांग में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार और हांगकांग में आजादी को दबाने का आरोप लगाते हुए चीन के अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाया था। कोरोना काल के बाद तो चीन की अर्थव्यवस्था पटरी से ही उतर गई। लिहाजा चीन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर डोनाल्ड ट्रंप के उठाए गए कदमों को वापस लेने का दबाव बना रहा है। वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंध अमेरिका वापस ले ले। प्रतिबंधों से चीन की हालत इसलिए पतली हुई क्योंकि इन प्रतिबंधों ने चीन की दुखती रग पर प्रहार किया। चीन में प्रोडक्शन की ओवर कैपेसिटी है। चीन के आर्थिक और वित्तीय संतुलन के लिए आवश्यक है कि विदेश से उसे माल बेचने के ऑर्डर मिलते रहें और उसकी सर्विस का विदेश में प्रयोग होता रहे। प्रतिबंधों ने इस महत्वपूर्ण टोटी की धार एकदम पतली कर दी। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका चीन की चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन कर उस पर लगाए गए प्रतिबंध हटा देगा? क्या जो बाइडेन चीन की बातों में आकर उस पर शिकंजा कसना छोड़ देंगे? शायद नहीं, क्योंकि अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि चीन की मंशा क्या है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि चीन उसे हटाकर विश्व की महाशक्ति का सिंहासन हासिल करना चाहता है। तो उसकी दोहरी रणनीति भी अमेरिका के सामने है। एक तरफ चीन अमेरिका से गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ उसे धमकाने की कोशिश भी कर रहा है। चीन ने बाइडेन प्रशासन से ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग में अलगाववादी ताकतों पर रोक लगाने को कहा है। चीन ने इन इलाकों में अमेरिका की मौजूदगी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे अपनी संप्रभुता पर खतरा बताया है। घिरे होने के बावजूद चाइना अपना वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है और उसमें कम से कम ठेस पहुंचे, यही चाइना का प्रयास है। फलस्वरूप चाइना झूठ, ढकोसला, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, परसेप्शन वॉरफेयर इत्यादि का प्रयोग कर रहा है। जाहिर है चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है, उसे दूसरे देशों से कोई सरोकार नहीं। उसकी विदेश नीति विस्तारवाद पर आधारित है और इसी पर आधारित रहेगी। चीन चाहकर भी अपनी विस्तारवाद वाली नीति से पीछे नहीं हट सकता। तो शायद यही वजह है कि वो शांति राग के साथ बीच बीच में
युद्ध राग भी छेड़ता रहता है, बातचीत के साथ जंग की तैयारियां भी करता है। आपको बता दें कि चीन की सेना एक नए तरह का ट्रेनिंग सिस्टम तैयार कर रही है। इस ट्रेनिंग सिस्टम में जंग में जीत हासिल करने का तरीका होगा। इसमें विदेशी ताकतों से निपटने का ब्लूप्रिंट होगा। तो 2035 तक एक ताकतवर सेना बनाने का एजेंडा होगा और इसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हरी झंडी भी दिखा दी है। लिहाजा अमेरिका और भारत समेत दुनिया के कई देश चीन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। एक साथ मिलकर चीन के विस्तारवाद की हवा निकालने की तैयारी हो रही है, जिसमें क्वाड और दूसरे संगठन अहम किरदार अदा करेंगे। चीन विरोधी देशों में प्रमुख हैं भारत, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उधर यूरोप में फ्रांस और यूके और पश्चिम में अमेरिका। एक कटु सत्य यह है कि कोई भी देश अकेला चीन का विरोध सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। भारत की भूमिका है कि इन देशों को संगठित रखे, मिलिटरीली मजबूत रखे और इनका मार्गदर्शन करे। चीन की नापाक साजिशों को धूल में मिटाने के लिए ताकतवर देश लामबंद हो गए हैं। चीन भले ही झांसा देने की कोशिश करे, लेकिन अब उसकी चालबाजी नहीं चलेगी। चीन को उसके किए का हिसाब देना ही होगा। और आइए बात करते हैं सियासत तले किस तरह से कोयला जलने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी पारा उफान पर है। कोयले को लेकर एक कहावत बहुत मशहूर है, कोयले की कोठरी में कितना भी सयाना जाए लेकिन वो कोयले के दाग से बच नहीं सकता। बंगाल में करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले को लेकर जो फाइलें खुली हैं उसे लेकर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। घोटाले में जांच की आंच और माफिया से करोड़ों रुपए लेने के आरोप वाले दाग ममता के घर के कई सदस्यों के दामन की ओर बढ़ रहे हैं। कई महीनों से अब बंगाल में कोयला घोटाला और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर कोयला माफिया को शरण देने का आरोप वाली खबरें देख रहे होंगे। अब इस घोटाले को लेकर दो महिलाओं का नाम भी सुर्खियों में है। एक अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और दूसरी रुजिरा की बहन मेनका। न्यूज 18 आरोपों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जांच एजेंसियां दूसरे उनके सूत्र के जरिए जो जानकारियां आ रही है उसके मुताबिक कोयला घोटाले का सीधा कनेक्शन खंगाला जा रहा है। उसमें कोयला खदान के अफसरों से लेकर राजनीतिक हुक्मरानों तक कई राज सामने आए हैं। ऐसे राज जिनके बारे में जानकर कोई भी हैरान रह जाए, ऐसे राज जिनसे कई सवाल खड़े होते हैं। তুমি করলে সাধু, আমি করলে চোর। जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आएगा। आप गलत काम भी करेंगे और बुरे में डरते नहीं है, डरने का क्या है। सियासत की कोयला कोठरी। कोयला केस में दो नए चेहरे। सियासत तले कोयला जले। ममता के घर कोयले की आंच। बंगाल में कई महीनों से चल रही कोयला घोटाले की जांच की आंच तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर कोयला घोटाले को लेकर कई आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन सीबीआई की जांच में
जो 2 नए चेहरे सामने आए हैं, उसने कोयला घोटाले की जांच की दिशा ममता से जुड़ी 2 महिलाओं की ओर मोड़ दी है। बंगाल में करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का मामला अब अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंच चुका है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और रुजिरा की बहन मेनका, इन दोनों का नाम सामने आया है। परत दर परत जैसे ही जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सीबीआई अब ये खंगालने में लगी है कि इन दोनों की क्या भूमिका रही है। जांच एजेंसियां कोयला तस्करी के जरिए किए गए घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की भूमिका की जांच कर रही हैं। अब सीबीआई ने इस मामले में अभिषेक की पत्नी रुजिरा को घर जाकर नोटिस दिया है और 23 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। वहीं रुजिरा की बहन मेनका के घर जाकर भी सीबीआई की टीम ने कई घंटे तक पूछताछ की। कोयला घोटाले में रुजिरा बनर्जी की भूमिका को लेकर जो जांच चल रही है, उसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि रुजिरा का नाम अचानक इस घोटाले में कैसे आ गया। बंगाल में खदानों से कोयला तस्करी के मामले की जांच चल रही है। सीबीआई समेत कई केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर कोयला तस्करी को संरक्षण देने के आरोप की जांच चल रही है। इस केस में अभिषेक की पत्नी रुजिरा की कंपनियों की भूमिका की पड़ताल चल रही है। साथ ही उनकी बहन यानी रिश्ते में अभिषेक की साली मेनका की भूमिका की भी जांच हो रही है। कोयला घोटाले में जांच की आंच अभिषेक की पत्नी रुजिरा तक कैसे पहुंची, ये आपको दिखाते हैं। सीबीआई ने कोयला घोटाले में नवंबर 2020 में पहली एफआईआर दर्ज की। फरवरी में बंगाल के 4 जिलों में 13 जगहों पर छापा मारा। 2020 में बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी में एक दिन में 45 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कोयला चोरी करके तस्करी करने का मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला है, जो फरार है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। अभिषेक बनर्जी पर कोयला तस्करों को संरक्षण का आरोप है। बीजेपी ने संरक्षण के बदले अभिषेक पर आर्थिक फायदा लेने का आरोप लगाया है। अभिषेक की पत्नी रुजिरा कई कंपनियों में डायरेक्टर है। सीबीआई कोयला घोटाले में रुजिरा की कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। कोयला घोटाले में अब अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी का नाम सामने आया है। न सिर्फ आर्थिक फायदा बल्कि उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसे दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें रुजिरा पर सवाल उठता है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को 2019 में कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। आरोप था कि बैंकॉक से अवैध तरीके से सोना लेकर आई थी। उसके बाद अब सीबीआई कोयला घोटाले में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। इसके अलावा बीजेपी ने उनकी नागरिकता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कोयला घोटाले में रुजिरा का नाम आते ही कुछ कागजात सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसमें एक कागज अभिषेक की पत्नी रुजिरा की डायरेक्टरशिप के लिए आवेदन से जुड़ा है। इस कागज के मुताबिक अर्जुन सिंह ये बताना चाहते हैं कि रुजिरा थाईलैंड की नहीं बल्कि खुद को भारत की नागरिक बता रही हैं, जबकि अभिषेक बनर्जी ने एक बयान देते हुए उन्हें थाईलैंड की नागरिक बताया है। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। ফ্রম দ্য লাস্ট 34 ইয়ার্স शी इज होल्डिंग থাই পাসপোর্ট। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सीबीआई ने रुजिरा को नोटिस दिया है, जिसके जवाब में उन्होंने 24 घंटे की मोहलत मांगी थी। अब रुजिरा ने बयान जारी किया है जिसमें 23 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहने की बात कही है। कोयला घोटाले की ये आंच रुजिरा के अलावा उनकी बहन मेनका के घर तक भी पहुंच चुकी है। कोलकाता में सीबीआई की टीम को करीब 15 मिनट बाद मेनका के घर में एंट्री मिली। अभिषेक बनर्जी की साली के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। यहां पर पंचशायर इलाके में अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के घर पर ये टीम पहुंची है और अब उनसे पूछताछ होगी। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के घर भी नोटिस दिया गया है और कल उनके साथ भी पूछताछ होगी। इस बीच यहां पर पंचशायर इलाके में उपहार अपार्टमेंट में यहां सीबीआई की टीम आज पहुंची है। करीब 3 घंटे तक सीबीआई के अधिकारियों ने मेनका से पूछताछ की। सीबीआई को इस केस में अभिषेक की पत्नी रुजिरा के साथ मेनका की भूमिका पर शक है, क्योंकि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इतने बड़े घोटाले के तार कई राजनीतिक प्रभावशाली लोगों से जुड़े हो सकते हैं। इसमें खुद को बचाने के लिए कुछ शेल कंपनियों की बड़ी भूमिका हो सकती है और उन कंपनियों में फर्जी डायरेक्टर बनाने के लिए कुछ खास लोगों के नाम हो सकते हैं।
के रुजिरा बनर्जी को जो नोटिस भेजा गया सीबीआई की तरफ से, उसको लेकर टीएमसी बहुत चिंतित है और स्वाभाविक ही है। और कई प्रकार कमेंट्स आ रहे, हम डरने वाले नहीं हैं और चूहा से कौन डरता है। लेकिन जो कोई गलत काम नहीं करता है वो किसी को नहीं डरता है। आप गलत काम भी करेंगे और बोलेंगे डरते नहीं है, डरने का क्या है? जाकर सामना करिए, जो पूछते उसका उत्तर दीजिए। इसके पहले भी कई नेताओं के पास और नोटिस आया है, वो जाके मिल के आए हैं। और जो कुछ उल्टा सीधा किया होगा वो डरता है, इसीलिए गलत काम भी करेंगे और आंख भी दिखाएंगे, दोनों नहीं चल सकता है। सीबीआई के मुताबिक बंगाल में कोयला तस्करी के जरिए घोटाले का ये पूरा कनेक्शन कई स्तर पर फैला हुआ है। जिस कोयला घोटाले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल मचा रखा है, उस पर से सीबीआई दिन पर दिन पर्दा उठाती जा रही है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक जो ये पूरा का पूरा घोटाला प्रदेश में चल रहा था, जो तस्कर इसमें पूरी तरीके से लिप्त थे वो बेखौफ थे, क्योंकि पैसे के दम पर वो पूरी अपनी गतिविधियां चला रहे थे और उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोयला घोटाले का ये काला सच कोल कंपनी के खदानों से शुरू होता है। सरकारी लीज वाली खदानों से कोयला चोरी हुआ। बंगाल की काजोड़ा और कुनस्तोरिया की खदानों में कोयले की बड़ी चोरी हुई। अधिकारियों की मिलीभगत से कोयला चोरी होता रहा। कोयला माफिया ही खदानों से चोरी करवाते रहे। तस्करों के ट्रकों में भरकर कोयला खदानों से निकाला गया। चोरी के कोयले की बड़े पैमाने पर तस्करी हुई। दिन रात कोयला तस्करी वाले ट्रक घूमते रहे। सीबीआई की जांच में इस घोटाले में कोल कंपनी और प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपए के इस घोटाले का जब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पर्दाफाश किया तो ममता सरकार और टीएमसी के नेता इस पर सियासत करने लगे। चुनाव से ठीक पहले कोयला घोटाले को लेकर जांच के घेरे में आए टीएमसी नेताओं को बचाने के लिए पार्टी इसे बीजेपी का सियासी स्टंट करार दे रही है। Now BJP is left with no allies. Akali Dal is left, other people have left. So their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize the TMC, which is their main opponent. Whatever CBI notice has been issued will be dealt with legally. ममता सरकार और टीएमसी को यह समझना होगा कि घोटाले ना तो सरकार के हित में होते हैं और ना ही समाज के। अगर इतने साल से कोयले की तस्करी हो रही थी तो स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार इसे नजरअंदाज क्यों करती रही? अब कोयला घोटाले में जांच की खदान खुल चुकी है और हर रोज नए नाम और चेहरे सामने आ रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले की कोठरी में अभी कई और बड़े चेहरों से पर्दा हट सकता है।